एपिसोड की शुरुआत इरफान से होती है जो कि यंकी के घर में होती है और यंकी उसके बाल ड्राई करने में उसकी हेल्प कर रहा था। इरफान को तो अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो सच में यंकी के साथ है। उसने उससे अपना लव कन्फेस किया और वो उसके बाल भी ड्राई कर रहे हैं। इसके बाद यंकी उसे बेड पर सोने के लिए कह देता है और खुद काउच पर सोने के लिए चला जाता है। पर इरफान को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो यंकी के करीब जाकर बैठ जाती है। वो यंकी के करीब जाने की कोशिश करती है, तभी उसे पता चलता है कि वो तो जागा हुआ है और वो उससे पूछता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। तो इरफान घबरा जाती है और कहती है कि कुछ नहीं, बस ना उसे नींद नहीं आ रही थी। इतने में यंकी उसे किस कर देता है और बोलता है कि अब उसे नींद आ जाएगी। पर इरफान बोलती है कि अब तो उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। इसलिए दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं, जहाँ पर इरफान का सारा ध्यान सिर्फ यंकी पर ही होता है। अगली सुबह ये दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं, जहाँ पर यंकी का फ्रेंड उन दोनों को साथ में कॉलेज जाता हुआ देखकर उनसे पूछता है कि क्या वो दोनों कल रात साथ में थे। जिस बात पर इरफान उसे घबराकर मना करने लगती है और बोलती है कि हम दोनों तो अभी अभी रास्ते में मिले। पर उसका दोस्त पूछ लेता है कि अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। जो सुनकर इरफान उसे मना करके वहाँ से भाग जाती है। फिर वो मिंग से मिलती है, जहाँ वो उसे कल रात की बात बताती है। जो सब सुनकर मिंग के तो होश उड़ जाते हैं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यंकी जैसे लड़के ने खुद इरफान को प्रपोज किया। मिंग ये बात सभी को बताना चाहती थी, पर इरफान उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर हम इरफान को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर क्लास शुरू होने से पहले यंकी उसके पास आकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इरफान उसे कहती है कि कोई उन्हें देख लेगा, पर यंकी को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इरफान को बताता है कि मिस्टर तांग ने उन दोनों को क्लास के बाद मिलने के लिए बुलाया है। इसलिए लोग क्लास के बाद अपने टीचर मिस्टर तांग के पास जाते हैं, जहाँ वो इन्हें बताते हैं कि उनकी कॉलेज की एनिवर्सरी पे वो लोग कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। ये लोग इस सब के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर तांग तांग आ जाती है। अब क्योंकि वो और यंकी क्लासिकल म्यूजिक में काफ़ी अच्छे थे, इसलिए टीचर उन्हें एनिवर्सरी पर एक अच्छी सी परफॉर्मेंस देने को कहते हैं। जो सुनकर तांग काफ़ी नर्वस हो जाती है, पर फिर वो टीचर को हाँ बोल देती है। फिर हम इन सभी को साथ में रिहर्सल रूम में देखते हैं, जहाँ लोग साथ में रिहर्सल करने का प्लान बना रहे थे। पर तांग इन सबको कहती है कि वो उनके साथ रिहर्सल नहीं कर पाएगी क्योंकि वो बिजी है। वो कहते हैं कि उन्हें अलग अलग रिहर्सल करनी चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम यंकी को देखते हैं, जो कि इरफान के करीब आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। कभी वो आते जाते उसका हाथ पकड़ रहा था, तो कभी वो उसके बाल टच कर रहा था। जो देखकर मिंगो से जेलस होकर बोलती है कि तुम्हें ना हम सिंगल्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये सभी लोग ऑडिशन के दिन ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं, जहाँ लोग अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। पर तांग तांग यहाँ पर काफ़ी नर्वस हो रही थी और पियानो प्ले ही नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो यहाँ से उठकर चली जाती है, जिसके ऐसा करने की वजह से उनकी पूरी परफॉर्मेंस ही कैंसिल हो जाती है। इरफान यंकी से पूछती है कि तांग की क्या प्रॉब्लम है, तो यंकी उसे बताता है कि उसे स्टेज से डर लगता है। इरफान बोलती है कि वो लोग इस तरह एनिवर्सरी के फंक्शन से बाहर नहीं हो सकते, इसलिए उसके पास एक प्लान है। अगले दिन वो सभी लोगों को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहाँ वो सभी लोगों को बताने लगती है कि वो लोग पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, इसलिए अगर वो डायरेक्ट एनिवर्सरी के दिन स्टेज पर जाकर एक परफॉर्मेंस करेंगे तो उनका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। जो सुनकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ये तो काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाएगा, पर इरफान किसी तरह सबको ये करने के लिए मना लेती है ताकि उनका ग्रुप उनके कॉलेज को प्रेजेंट कर सके। वो अपने साथ रॉक ग्रुप के लीडर को भी मिला लेते हैं, पर शो की प्रिपरेशन करने के लिए उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी और इरफान के पास पैसे कमाने का भी एक आइडिया था। ये सभी लोग स्ट्रीट पर अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाते हैं और एक परफॉर्मेंस करने लगते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने शो का भी प्रमोशन कर देते हैं। तभी इरफान यहाँ पर तांग तांग को नोटिस करती है। वो उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और उनका साथ देने के लिए भी कहती है, लेकिन तांग इरफान को बताती है कि उसे स्टेज फोबिया है और इसीलिए वो अकेले ये सब नहीं कर सकती। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब स्ट्रीट शो के बाद इन लोगों ने ठीक ठाक पैसे जमा कर लिए थे। फिर हम रात को इरफान को देखते हैं, जो कि स्टेज फोबिया के बारे में रिसर्च कर रही होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि दूसरों के सामने परफॉर्म करने से धीरे धीरे ये फोबिया खत्म हो जाता है। इसलिए अगले दिन वो यंकी की मदद से तांग को ऑडिटोरियम में बुलाती है। तांग जब ऑडिटोरियम में आती है तो उसे यंकी तो वहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर इरफान होती है, जो कि तांग से बातें करने की कोशिश करती है, पर तांग वहाँ से जाने लगती है। तभी इरफान उससे बोलती है कि वो डरपोक है और यंकी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, और अगर वो अपनी काबिलियत साबित करना चाहती है तो उसे अकेले स्टेज पर परफॉर्म करके इरफान को दिखाना होगा। जो सुनकर तांग जान जाती है कि इरफान ये सब उसका स्टेज फोबिया दूर करने के लिए कर रही है, तो वो उससे बोलती है कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इतने में ही उनके ग्रुप के बाकी मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो सभी लोग मिलकर तांग को कन्विंस कर लेते हैं और उसे स्टेज पर जाके उन सभी के लिए पियानो बजाने के लिए कहते हैं, जिनके इतना रिक्वेस्ट करने के बाद तांग वापस से ग्रुप में आने के लिए मान जाती है। सीन अब कॉलेज एनिवर्सरी के दिन का आता है,
जहाँ पर ऑडिटोरियम में कॉलेज के सभी लोग बैठे हुए थे। डांस परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद यंकी की पूरी टीम स्टेज पर आ जाती है, जिन्हें देखकर जजेस कहते हैं कि इन लोगों की परफॉर्मेंस तो कैंसिल हो गई थी ना, तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो लोग इन सभी लोगों को जाने के लिए कहते हैं, पर टीचर यहाँ पर किसी तरह बात संभाल लेते हैं और कहते हैं कि एक परफॉर्मेंस से कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए अब यंकी का ग्रुप परफॉर्म करना शुरू करता है, जहाँ तांग को चेयर अप करने के लिए इरफान एक टेडी का ड्रेस पहनकर आई हुई थी, जिसे देखकर तांग को काफ़ी हिम्मत मिलती है और वो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, जिससे इनका पूरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है और सभी लोग इनका परफॉर्मेंस देखकर काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं। इसीलिए इन लोगों के लिए सभी लोग काफ़ी तालियां बजाते हैं। और जब इरफान स्टेज पर आती है तो यंकी तो उसे सबके सामने किस कर देता है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर इनका पूरा ग्रुप एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने के लिए जाता है, जहाँ पर इरफान की तांग से दोस्ती हो जाती है। और बायूजू, जो कि ये सब देखकर थोड़ा सा सैड था, वो यंकी से बोलता है कि इरफान को कहना अगर तुम उसे कभी परेशान करो ना तो वो मेरे पास आ जाए। जिस पर यंकी कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। ऐसी बातें करते हुए दोनों भी मस्ती मजाक करने लगते हैं। अगले दिन हम यंकी और इरफान को देखते हैं, जो कि कैंपस में साथ में घूम रहे थे और हर किसी की नज़र इन दोनों पर ही होती है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यंकी और इरफान सच में साथ में हैं, और इरफान को भी ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। अगले दिन फिर से जब इरफान और यंकी साथ में लाइब्रेरी में होते हैं, जहाँ यंकी नोटिस करता है कि इरफान तो पढ़ते पढ़ते सो गई है, इसीलिए वो उसके बैग से एक मार्कर निकालता है और हंसने लगता है। फिर हम दो लड़कियों को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग इरफान के बारे में ही बातें कर रहे थे। वो कहती हैं कि इरफान ने पक्का यंकी पर ना कोई स्पेल किया होगा, जिस वजह से यंकी इरफान के प्यार में पागल हो गया है। जो सब सुनकर इरफान टॉयलेट से बाहर निकलती है, जिसे देखते ही वो दोनों लड़कियां यहाँ से डरकर भाग जाती हैं, क्योंकि यंकी ने सोते वक्त इरफान के फेस पर ड्राइंग कर दी थी। इरफान भी जब खुद को मिरर में देखती है तो वो चौंक जाती है। उसकी इस हरकत पे इरफान को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है, पर जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि एक लड़की यंकी से चिपकने की कोशिश कर रही होती है, जो देखकर इरफान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नाराज़ होकर चली जाती है। फिर हम शाओसंग का जिम देखते हैं, जहाँ वो लोगों को ट्रेनिंग करा रहा था। इतने में ही वहाँ पर इरफान की कोच आ जाती है, जो कि कोच के इंटरव्यू के लिए वहाँ पर आई हुई थी। शाओसंग तो कोच को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। अब यहाँ वो काम की बात करने के बहाने उनके पास जाता है, पर वो मौका मिलते ही उनसे पूछ लेता है कि क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड है, और वो उनके जिम में होने वाले वैलेंटाइंस डे की पार्टी में भी उसे बुलाता है, पर वो मना कर देती है। अगले सीन में हम यंकी को देखते हैं, जो कि इरफान की ट्रेनिंग के ब्रेक के दौरान उसके और उसके फ्रेंड्स के लिए खाने पीने का कुछ सामान लाया था। यंकी को इस तरह वहाँ पर देखकर इरफान काफ़ी खुश होती है और इरफान की स्पोर्ट्स ग्रुप की सारी फ्रेंड्स उन दोनों की तारीफ करने लगती हैं, जहाँ पर यंकी भी सभी लोगों के सामने इरफान की काफ़ी तारीफ करने लगता है, जो सुनकर इरफान काफ़ी शर्मा जाती है। फिर हम शाओसंग को देखते हैं, जो कि शाम को कहीं पर जा रहा था। तभी उसे कोच एक्सरसाइज करते हुए दिख जाती है। वो उनके पास जाकर उनके बगल में बैठ जाता है, तो कोच उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर शाओसंग बहाने बनाते हुए बोल देता है कि वो तो यहाँ पर जॉगिंग कर रहा था। अब यहाँ वो फिर से उनसे बातों बातों में उनकी जिम के कोच बनने के लिए पूछ लेता है। अगले सीन में हम बायूजू को देखते हैं, जो कि एक लड़की का फोटोशूट कर रहा था और इस शूट में उसे मिंग भी असिस्ट कर रही थी। फोटोशूट खत्म होने के बाद वो लड़की बायूजू से स्टूडियो के बाहर मिलती है, जहाँ पर मिंग भी उसे छुप छुप कर देख रही थी। वो लड़की बायूजू से पूछती है कि क्या उस रात के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है, तो बायूजू बोलता है कि उसे गलतफहमी हो गई है और उस रात उस लड़की ने ड्रिंक होकर सिर्फ उल्टियाँ की थी और वो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। अब बायूजू यहाँ पर देख लेता है कि मिंग छुपकर ये सब देख रही थी। मिंग उससे पूछती है कि क्या उसने सच में उस लड़की की हेल्प की थी। जो सुनकर बायूजू उससे पूछता है कि आखिर वो उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, क्या उसे उस पर क्रश है। जो सुनकर मिंग साफ साफ मना कर देती है, तो बायूजू उसे कल तैयार रहने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसके साथ कहीं पर जाने वाला था। अगले दिन वो मिंग को एक मॉल में लेकर जाता है, जहाँ पर हर कोई उन दोनों को कपल समझ रहा था। वो असल में खुद के लिए यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आया था, जिसमें मिंग उसकी आउटफिट सिलेक्ट करवाने में मदद करती है। पर मिंग को भी यहाँ पर एक ड्रेस पसंद आ जाती है, तो बायूजू उसे वो ड्रेस खरीद कर दे देता है। फिर वो अपने बाल सेट करवाने के लिए जाता है और सब कुछ हो जाने के बाद मिंग उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी शॉपिंग करके कहाँ जा रहा है, तो वो बताता है कि वो लोग किसी वेडिंग में फोटोशूट करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम इरफान को देखते हैं, जिसका कि कल कंपटीशन था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रही थी। कोच उसे मना भी कर रही थी कि इतनी प्रैक्टिस से उसके हाथ में इंजरी हो सकती है, पर इरफान नहीं मानती और जैवलिन थ्रो करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक से उसकी कलाई में क्रैम्प आ जाता है। सीन अब मिंग पर आता है, जो कि शादी में फोटो क्लिक कर रही थी। कुछ ही देर बाद वहाँ पर बायूजू भी आ जाता है। जो ग्रूम होता है वो बायूजू से पूछता है कि आखिर वो इतना लेट क्यों आया है, जिस पर बायूजू उन्हें डैड कहकर बुलाता है और शादी की बधाई भी देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि असल में वो उसकी डैड की शादी है। और यहाँ उसके ऐसे बिहेवियर से हम लोग समझ पाते हैं कि उसके और उसके डैड के रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जब मिंग और बायूजू सभी की पिक ले रहे होते हैं,
तभी बायूजू के डैड उसे भी अपने साथ फोटो में आने के लिए कहते हैं और मिंग के फोर्स करने पर वो भी साथ में फोटो खिंचवाने के लिए आ जाता है। मिंग इन सभी लोगों की फोटो क्लिक करती है, पर जैसे ही वो फोटो को इन सभी लोगों को दिखाने के लिए पास आती है तभी वो एक वेटर से टकरा जाती है और ड्रिंक्स ब्राइड की ड्रेस के ऊपर गिर जाती है, जो देखकर वो मिंग को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। मिंग उसे सॉरी भी बोलती है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती, जो देखकर बायूजू मिंग के फेवर में आ जाता है और वो अपनी स्टेप मॉम को भी सुना देता है, जिस चीज से उसके डैड को भी काफी गुस्सा आता है और उन दोनों में बहस हो जाती है। इसीलिए उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं, जिस वजह से बायूजू बिना कुछ बोले मिंग के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम यीफान को देखते हैं, जो कि अपनी कोच के साथ डॉक्टर के पास गई हुई थी। डॉक्टर उसे बोलता है कि उसे अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने एक बार और जैवलिन थ्रो किया तो शायद उसकी कलाई डिसलोकेट हो सकती है और उसका हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड है, जो सुनकर यीफान काफी परेशान हो जाती है। आगे हम यंके को देखते हैं, जिसका क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखकर उसे उसकी यूनिवर्सिटी चेंज करने के लिए लेटर आया हुआ था। उसके पास मौका था कि वो अब्रॉड किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर सकता है, पर वो उस लेटर को साइड में रखकर यीफान को कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए उसे मैसेज सेंड करता है। इधर यीफान काफ़ी दुखी थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना किया था। वो यंकी का मैसेज देखकर और ज़्यादा सैड हो जाती है। अब कंपटीशन के दिन आ जाता है, जहाँ यीफान डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, जहाँ पर उसके दोस्त और यंग के सभी लोग उसके लिए चेयर अप करने के लिए आए हुए थे। यीफान की जब बारी आने ही वाली थी तो कोच उसे फिर से सोचने के लिए कहती है, पर यीफान ने अब ठान लिया था। उसकी टर्न आने से पहले यंग उससे मिलता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि वो अभी यीफान को इस बारे में नहीं बताना चाहता था कि उसे अब्रॉड जाने का लेटर आया है, ताकि इस सब से यीफान के कंपटीशन पे कोई असर ना पड़े। फिर यीफान की टर्न आती है और जैसे ही वो जैवलिन थ्रो करती है तो वो काफ़ी दूर तक जाता है, जो देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। लेकिन तभी यीफान बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर यीफान के सारे फ्रेंड्स और यंग के भागते हुए उसकी तरफ आते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यीफान की आंख अब हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ वो देखती है कि यंके उसके पास ही सो रहा था। वो यंके को जगाती है और उसे वहाँ से अपने घर वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो पूरी रात वहीं पर बैठा हुआ था। पहले तो यंके उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, पर बाद में वो यीफान के फोर्स करने पर मान जाता है। इसके बाद जब यंके के कहने पर मिंग शाओसंग के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि यीफान एक बेंच पर बैठकर रो रही थी। यीफान इन लोगों को बताती है कि डॉक्टर के मुताबिक अब वो कभी भी जावलिन नहीं खेल पाएगी, जिस वजह से वो काफ़ी उदास थी, क्योंकि उसने जिस चीज़ की तैयारी बचपन से की थी अब वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। उसे रोता हुआ देखकर मिंग उसे गले लगाकर शांत कराने की कोशिश करती है। इधर हम यंके को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल से अपने घर आया ही होता है कि उसकी डैड उससे उसके अब्रॉड की कॉलेज ट्रांसफर के बारे में बात करने लग जाते हैं, पर यंके यीफान को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपने डैड को मना कर देता है कि वो अब्रॉड नहीं जाएगा, जो सुनकर उसके डैड उस पर काफी गुस्सा करने लग जाते हैं। पर मॉम उन्हें शांत कराकर यंके को बाहर कुछ सामान लाने के लिए भेज देती है। इधर हम यीफान को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल से अब अपने कॉलेज वापस आ चुकी थी। मिंग उससे पूछती है कि क्या उन्हें ये सब चीजें यंके को बतानी चाहिए, लेकिन यीफान फिलहाल के लिए उसे ये सब बताने से मना कर देती है और मिंग को भी अपने पास से भेज देती है। इसके बाद वो ग्राउंड में बैठकर बाकी सारे प्लेयर्स को खेलता हुआ देख रही थी। तभी कोच उसके पास आकर बैठ जाती है। वो यीफान से पूछती है कि उसने क्या सोचा है, तो यीफान बताती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो जैवलिन के अलावा क्या कर सकती है। तो कोच उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि उसकी लाइफ अभी काफ़ी लंबी है और उसे काफ़ी सारे मौके मिलेंगे, तो खुद को हारा हुआ ना समझे और कुछ और करने का सोचे। फिर यीफान यंके के घर की तरफ जाती है, जहाँ जैसे ही वो उसके घर पहुँचती है तो यंके तो वहाँ पर नहीं होता और यंके की मॉम उसे बैठने को कहती है। यीफान जब बैठी होती है तभी उसे टेबल पर एक लेटर रखा हुआ दिखता है, जिसपे यंके को अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इनविटेशन आया हुआ था। ये देखकर यीफान को लगता है कि यंके उसकी वजह से यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर नहीं ले रहा है, इसलिए वो उठकर यहाँ से चली जाती है। यीफान के जाते ही यंके भी वहाँ पर आता है, तो उसकी मॉम उसे बताती है कि यीफान उससे मिलने के लिए आई थी, पर वो अचानक से ही वहाँ से चली गई, जो सुनकर यंके समझ जाता है कि यीफान ने वो लेटर पढ़ लिया होगा, इसलिए वो भी यीफान को कॉल करता है, पर वो उसकी कॉल का कोई भी जवाब नहीं देती। यीफान यहाँ से अपनी ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड में पहुँचती है, जहाँ वो जैवलिन थ्रो करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी पेन हो रहा था। अब जब वो यहाँ से जाने लगती है तभी उसे बाहर यंके खड़ा हुआ मिलता है। यंके उसे देखकर पूछता है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी, तो यीफान बोलती है कि उसने अपना फ़ोन चेक ही नहीं किया। यंके यहाँ पर उसे उसके हाथ के बारे में पूछता है, तो यीफान बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, उसका हाथ ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे कल उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहती है और यंके मान जाता है। अगले दिन यंके जब डेट पर चलने के लिए यीफान का वेट कर रहा होता है, तभी कोच वहाँ से गुजर रही थी, जो कि यंके को सब कुछ बता देती है कि यीफान अब कभी भी जैवलिन नहीं खेल पाएगी।
ये जानने के बाद भी अंके ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता हो और वो इरफान के साथ डेट पर चला जाता है, जहाँ ये दोनों पूरे दिन साथ में घूमते फिरते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। डेट खत्म होने के बाद अंके इरफान से पूछता है कि क्या वो रात में उसके घर रुकना चाहेगी, जो सुनकर इरफान कहती है कि उसके पेरेंट्स उसके घर आए हुए हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते। तब अंके उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स तो होटल में रुके हुए हैं, इसीलिए उसके घर में कोई भी नहीं है। इसलिए अब ये दोनों यंके के घर में चले जाते हैं, जहाँ ये दोनों टीवी देख रहे थे। तभी यंके उठकर इरफान के लिए पानी लेने के लिए जाता है और इतने में इरफान उसके लिए उसकी टेडी बियर में एक मैसेज रिकॉर्ड कर देती है। फिर कुछ देर यंके के घर रुकने के बाद इरफान अपने हॉस्टल जाने के लिए निकल जाती है और देखने की बात ये थी कि जाते वक्त इरफान काफी उदास लग रही थी। अगले दिन यंके कॉलेज में होता है पर इरफान अभी तक वहाँ पर नहीं आई होती। इतने में ही मिंग यंके के पास आती है और उसे बताती है कि इरफान ने अपना रूम खाली कर दिया है और वो कहीं पर चली गई है। फिर शाओसंग, यंके और मिंग तीनों मिलकर उसे हर जगह पर ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। इतने में ही बायुजू को भी ये बात पता चल जाती है और वो यंके पर भड़क जाता है। वो उसे बोलता है कि वो उसका ध्यान नहीं रख पाया ना, और अगर इरफान को कुछ हो गया ना तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। पर यंके यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं बोलता। इधर बायुजू को इरफान की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो उसे बार बार कॉल करता है लेकिन इरफान किसी का भी कॉल नहीं पिक कर रही थी। मिंग यहाँ पर बायुजू को शांत कराने की कोशिश करती है, जो देखकर बायुजू पूछता है कि वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो वो उसके बारे में चिंता क्यों नहीं कर रही है। जो सुनकर मिंग को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बायुजू को बताती है कि इरफान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो हार मानने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है। वो इरफान को काफ़ी सालों से जानती है। वो ज़रूर अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए गई होगी, वो जब ठीक होगी तो खुद ही वापस आ जाएगी। ये सब बोलकर मिंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है। आगे हम यंके को देखते हैं, जो कि टीचर को मना कर देता है कि वो दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए नहीं जाना चाहता। और जब ये बात यंके की डैड को पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। यंके के घर आते ही वो उस पर हाथ उठाने ही वाले होते हैं पर उसकी मॉम उन्हें रोक देती है। यंके अब यहाँ पर अपने डैड से बात करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सकता है और ऐसा नहीं है कि वो अपने करियर पर गिव अप कर रहा है या फिर म्यूजिक को छोड़ रहा है। बस वो अभी अब्रॉड नहीं जाना चाहता और वो ग्रेजुएशन के बाद भी अब्रॉड जा सकता है, क्योंकि फिलहाल उसने जिसको प्रॉमिस किया था उसे उसका साथ देना है। जो ऐसा सुनकर उसके पेरेंट्स उसे देखने लग जाते हैं। अब काफ़ी कुछ सुनने के बाद उसके डैड वहाँ से उठकर चले जाते हैं और उससे कुछ भी बात नहीं करते। पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि चिंता मत करो बेटा, मुझे तुम पर पूरे यकीन है, तुम जो भी डिसीजन लोगे अच्छा ही लोगे। और हाँ, जल्दी ही इरफान को हमारे घर पर लेकर आना ताकि वो तुम्हारे डैड से मिल सके। फिर रात में जब इरफान अपने बेड पर बैठकर टेडी को देख रहा होता है तभी वो इरफान का रिकॉर्डेड मैसेज सुनता है, जिसमें इरफान उससे सॉरी कहती है और बताती है कि वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए वो थोड़ा टाइम अकेले बिताना चाहती है, क्योंकि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए कि वो जैवलिन के अलावा अपनी लाइफ में और क्या करेगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से यंके अब्रॉड नहीं जा रहा। दूसरी ओर हम इरफान को देखते हैं, जो कि अपने डैड के घर वापस आ चुकी थी। वो अपने डैड के साथ रहते हुए यूएस में ऑनलाइन जॉब की तलाश कर रही थी ताकि वो भी अंके के साथ वहाँ पर सेटल हो सके, और साथ ही साथ वो दिन रात इंग्लिश भी सीख रही थी। इसके अलावा वो अपने डैड की बेकरी में काफ़ी हेल्प भी करती है और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें बनाने भी सीखती है। एक दिन जब वो बेकरी में अकेले केक बना रही होती है तभी अंके वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर इरफान जोर से आग कर लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।